दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हर हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 20 साल के एक मैसेडोनियन राजकुमार ने अपनी शानदार मिलिट्री टैक्टिक्स और कुछ बिल्कुल नए इनोवेशंस का इस्तेमाल करके उस वक्त के सबसे विशाल पर्शियन साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। इस कहानी की गहराई में जानने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। सिर्फ 32 साल की उम्र तक इस युवा लीडर ने ग्रीस से लेकर भारत तक फैले एक इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था कि आज के टाइम में सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारा, लिटरली एक भी नहीं। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, द प्रिंस एंड द पाइक। दूसरा, फर्स्ट ब्लड एट ग्रेनिकस। तीसरा, इसिस एंड द टेरेन। चौथा, गौगामेलास टैक्टिकल मास्टरपीस। पांचवा, द एज ऑफ द वर्ल्ड। और आखिर में, ए लेगेसी फोर्ज्ड इन आयरन। इन स्टेप्स के जरिए हम उन हथियारों और टैक्टिक्स को समझेंगे जिन्होंने इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत को मुमकिन बनाया। सेक्शन 1, द प्रिंस एंड द पाइक। हमारी कहानी शुरू होती है मैसेडोनिया के पहाड़ी इलाके से, जहां किंग फिलिप II का राज था। ये वो जगह थी जहां यंग अलेक्जेंडर के अंदर छिपे उस टैलेंट को पहली बार पहचाना गया जो आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 10 साल का एक बच्चा एक ऐसे जंगली घोड़े को काबू कर लेता है जिसे सब अनकंट्रोलेबल मानते थे, बुसेफिलस। उसकी इस बात से इंप्रेस होकर उसके पिता ने उससे कहा था कि मैसेडोनिया उसके लिए बहुत छोटा है। यह सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, बल्कि वो आग थी जिसने इस राजकुमार के अंदर वो एम्बिशन भर दिया जो उसे दुनिया जीतने के लिए चाहिए था। लेकिन सिर्फ एम्बिशन से आप बड़ी आर्मीज को नहीं हरा सकते, राइट? आपको चाहिए एक सॉलिड एडवांटेज। और मैसेडोनियन आर्मी का असली गेम चेंजर था ये वेपन, सरिसा। ये एक 18 फुट लंबा भाला था, आम ग्रीक भालों से एकदम डबल। किंग फिलिप ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसने बैटलफील्ड पर दूर से ही दुश्मनों को खत्म करने का एक ऐसा तरीका दिया जिसका उस वक्त कोई तोड़ नहीं था। अब सोचिए कि इस वेपन को एक परफेक्ट फॉर्मेशन में कैसे यूज किया गया। 9000 सोल्जर्स बिल्कुल करीब खड़े होकर फैलेंक्स नाम की फॉर्मेशन बनाते थे। 16 लाइनों तक गहरी ये फॉर्मेशन दुश्मनों के लिए लोहे के भालों की एक ऐसी दीवार बन जाती थी जिसे पार करना इम्पॉसिबल था। साइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एलीट शील्ड बियरर्स होते थे और फिर एंट्री होती थी कंपेनियन कैवलरी की, एक हैवी शॉक ट्रूप जो हथौड़े की तरह दुश्मन को इस दीवार पर कुचल देती थी। सेक्शन 2, फर्स्ट ब्लड एट ग्रेनिकस। साल था 334 BC। 20 साल के इस नए राजा ने अपनी इस पूरी वॉर मशीन को एशिया माइनर की तरफ मोड़ा। टारगेट, उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर। अब वक्त था इस थ्योरी को असली मैदान में टेस्ट करने का। यहां जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है स्टार्टिंग से ही मैसेडोनियन आर्मी का डिसएडवांटेज में होना। एक तरफ 40,000 सैनिक और दूसरी तरफ पर्शियन सेना जो ग्रेनिकस नदी के 60 फुट चौड़े और खड़ी ढलान वाले किनारों के पीछे एकदम सेफ पोजीशन में खड़ी थी। कोई भी नॉर्मल जनरल यहां पीछे हट जाता। पर अलेक्जेंडर ने क्या किया? उसने बिना किसी झिझक के नदी के पार सीधे कैवलरी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। कीचड़ में भयंकर लड़ाई हुई। अलेक्जेंडर खुद एक तलवार के वार से मरने ही वाला था कि ब्लैक क्लीटस ने उसे बचा लिया। ये डिसीजन पागलपन लग सकता है, लेकिन इस आक्रामक स्पीड ने धीमी फैलैंक्स को नदी पार करने का टाइम दे दिया और पर्शियंस की स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। सेक्शन 3, इसिस एंड द टेरेन। करीब 1.5 साल बाद अलेक्जेंडर का सामना सीधे पर्शियन किंग डेरियस III से हुआ। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां दुश्मन के नंबर्स इतने ज्यादा थे कि किसी का भी बचना नामुमकिन लग रहा था। इस गैप को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अलेक्जेंडर के पास वही 40,000 के आसपास सैनिक थे, लेकिन किंग डेरियस लगभग 1 लाख की सेना लेकर आया था। एक के मुकाबले 2.5 से भी ज्यादा दुश्मन। इस भारी असिमेट्रिकल वॉरफेयर को जीतने के लिए अलेक्जेंडर को सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की जरूरत थी। और यहीं पे उसने ज्योग्राफी का सबसे ब्रिलियंट इस्तेमाल किया। युद्ध का मैदान समुद्र और पहाड़ों के बीच सिर्फ 6 मील चौड़ा था। इस संकरे रास्ते की वजह से पर्शियन आर्मी अपने नंबर्स का फायदा उठा ही नहीं पाई। वो एक तरह से फंस गए। मौके का फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर ने सीधे पर्शियन सेंटर में एक शॉक चार्ज किया। अटैक इतना जोरदार था कि किंग डेरियस को अपना रथ छोड़कर मैदान से भागना पड़ा। बड़ी सेना यहां ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी बन गई। सेक्शन 4, गौगामेलास टैक्टिकल मास्टरपीस। अब हम आ गए हैं 331 BC में गौगामेला के उस फाइनल शोडाउन पर। इस बार डेरियस ने कोई गलती नहीं की।
उसने जानबूझकर एक समतल और खुला मैदान चुना ताकि वो अपने खतरनाक रथों और विशाल पैदल सेना का पूरा इस्तेमाल कर सके। अगर आप इस बैटल को ध्यान से देखें तो ये किसी अस्त-व्यस्त लड़ाई से ज्यादा एक चेस मैच लगता है। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के किनारों को पीछे मोड़ा ताकि वो घिर ना जाएं। फिर अपने राइट विंग को बाहर की तरफ बढ़ाया, जिससे पोर्शन घुड़सवार सेंटर से दूर चले गए। जब पोर्शन रथों ने हमला किया तो फैलेंक्स ने अनुशासित तरीके से गैप्स बना लिए और रथों को बिना नुकसान पहुंचाए पीछे जाने दिया। और फिर उस खाली हुए सेंटर में अलेक्जेंडर ने अपनी कैवलरी के साथ एक जानलेवा हमला कर दिया। बिल्कुल मास्टर क्लास। सेक्शन 5 द एज ऑफ द वर्ल्ड। पर्शियन किंग मारा जा चुका था, पूरा एम्पायर कब्जे में था। तो क्या अलेक्जेंडर शांत बैठ गया? बिल्कुल नहीं। इस बेचैन लीडर ने अपनी थकी हुई सेना को पूरब की ओर और आगे धकेल दिया। इस टाइमलाइन पे नजर डालिए और उस पेस को फील कीजिए। 334 बीसी में एशिया में एंट्री, इजिप्ट जीतना, बेबीलोन पर कब्जा और सिर्फ 8 साल के अंदर 326 बीसी में आधुनिक पाकिस्तान और भारत की सीमा पर किंग पोरस से लड़ना। ये हजारों मील का एक ऐसा सफर था जिसकी उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन हर महान मशीन की एक लिमिट होती है। किंग पोरस के वॉर एलिफेंट्स का सामना करने में मैसेडोनियन आर्मी को भारी नुकसान हुआ। वो बुरी तरह थक चुके थे। आगे विशाल भारतीय सेनाओं की अफवाहें सुनकर अंततः सैनिकों ने ब्यास नदी पर बगावत कर दी। उन्होंने अपने उस राजा को आगे बढ़ने से मना कर दिया जो कभी नहीं आ रहा था। उन्हें वापस लौटना ही पड़ा। सेक्शन 6 ए लेगेसी फॉर्ज्ड इन आयरन। वापस लौटने का ये सफर बहुत ही दर्दनाक था। क्रूर रेगिस्तान, ग्रीक और पर्शियन कल्चर्स को मिलाने की कोशिशें और फिर एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अलेक्जेंडर ने पर्शियन तौर तरीके अपना लिए थे। सूसा में अपने ग्रीक ऑफिसर्स और पर्शियन महिलाओं की शादियां करवा के दोनों कल्चर्स को जोड़ना चाहा। लेकिन फिर 323 बीसी में बेबीलोन में एक रहस्यमय बुखार से उसकी अचानक मौत हो गई, ठीक उस वक्त जब वो अरब में एक नया नेवल कैंपेन प्लान कर रहा था। इतिहास के सबसे बड़े विजेता ने एक ऐसा विशाल एम्पायर पीछे छोड़ा जिसका कोई क्लियर वारिस नहीं था। और यहीं पर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। अलेक्जेंडर की मौत के तुरंत बाद ही उसका पूरा एम्पायर हिंसक तरीके से टूटकर बिखर गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो बैटलफील्ड का एक जीनियस टैक्टिशियन तो था, लेकिन अल्टीमेटली एक फेल स्टेट बिल्डर साबित हुआ? सरीसा से युद्ध जीतना और एक साम्राज्य को बांध कर रखना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोचिएगा इस बारे में।